Hello students, I am CA Harshita Riswani from HR Institute of Studies. Today we would be continuing chapter number 14 of science for standard 9 student. The name of the chapter is natural resources. ठीक है, तो अपन ने अपने प्रीवियस सेशन में ये पढ़ा था कि क्यों अर्थ ही ऐसा प्लानिट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पता चला. एयर कितनी इंपॉर्टेंट है वो अपन ने पढ़ा, और ये पढ़ा कि एटमोस्फीयर का क्या रोल होता है क्लाइमेट को कंट्रोल करने में, राइट. ओके, उसके बाद हमने सी बीज और लैंड बीज ये टॉपिक कंप्लीट किया. आज अपना टॉपिक है रेन. ओके, तो लेट अस आंसर अ सिंपल क्वेश्चन. रेन कैसे होती है? अपन सबको बचपन से सिखा रहे हैं वाटर साइकिल के कंसेप्ट में कि रेन कैसे होती है. जो ओशन सीज का पानी होता है वो इवेपोरेट होता है, सन की हीट से वो इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता है, वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं. जैसे ही वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं और ठंड वाले एरिया में चले जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस होते हैं. तो जब वाटर वेपर को ठंड मिल रही है तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स में. ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ, वाटर वेपर ऊपर जाते राइज हाई कंडेंस हो जाते हैं और बड़े बड़े क्लाउड्स बन जाते हैं. जब ये क्लाउड्स बहुत हेवी हो जाते हैं तो ये क्लाउड्स में जो वाटर है वो नीचे अर्थ पे फॉल होता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, जिसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. ठीक है, ये अपन को पता है रेन कैसे होती है. Let us go back to the question, how clouds are formed and bring us rain. अपन को पता है कि clouds कैसे बनते हैं और rain कैसे आती है. ठीक है, we could start by doing a simple experiment to demonstrate some of the factor influencing this climate change. तो देखो अपन है ना ये रेन का टॉपिक पढ़ने के लिए सबसे पहले एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 14.2. ठीक है, एम्प्टी बॉटल ऑफ द सॉल्ट इन द विच वाटर इज सोल्ड. एक खाली बॉटल लो, उसमें 5 से 10 मिलीलीटर पानी डाल दो. ठीक है, एंड इनटू इट एंड क्लोज द बॉटल टाइटली. मतलब एक बॉटल ली, उसमें 5 से 10 मिलीलीटर पानी डाला और बॉटल को टाइटली बंद कर दिया. शेक इट वेल और लीव इट आउट इन द सन फॉर 10 मिनट्स. उसको अच्छे से शेक करके सन में 10 मिनट तक छोड़ दो. दिस कॉजेज द एयर इन द बॉटल टू बी सैचुरेटेड विद द वाटर वेपर. मतलब अब जो बॉटल में हवा है वो वाटर पानी के साथ सैचुरेट हो जाएगी. नाउ टेक अ लाइटेड इंसेंस स्टिक. इंसेंस स्टिक मतलब जो अगरबत्ती होती है ना, जली हुई अगरबत्ती लो. Open the cap of the bottle and allow some of the smoke from the incense stick to enter the bottle. मतलब क्या करना है आपको, कैप ओपन करनी है. ठीक है, और इंसेंस स्टिक को ऊपर ऐसे रखना है कि जो इंसेंस स्टिक का जो अगरबत्ती का धुआं है वो बॉटल के अंदर जाए. ठीक है, और फटाफट वापस बॉटल को बंद कर दो. मेक श्योर कि आपने बॉटल का ढक्कन अच्छे से बंद किया. ठीक है, प्रेस द बॉटल हार्ड बिटवीन योर हैंड्स एंड क्रश इट एज मच एज पॉसिबल. फिर बॉटल को अपने पाम्स के बीच में से दबाने की कोशिश करो, जितना हो सके उसको दबाओ. ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से अपन ने क्या सीखा. पहले एक्सपेरिमेंट बताती हूँ क्या क्या. अपन ने वाटर बॉटल ली, जो हम लोग यूजुअली बाहर पानी पीने के लिए बॉटल, बिस्लरी की बॉटल होती है वो ले लो. उसके बाद बॉटल छोड़ना. उसके बाद अपन ने 5 से 10 मिलीलीटर उसमें पानी डाला. 5 से 10 मिलीलीटर पानी डाल के उसको थोड़े टाइम के लिए सन में रख दिया. अब क्या हुआ, आपने वो बॉटल का कैप खोला और जलती हुई अगरबत्ती का धुआं उसके अंदर जाने दिया. फिर वापस कैप को टाइटली बंद कर दिया. फिर वो बॉटल को दोनों हाथ से ऐसे प्रेस किया, जितना हो सके उतना प्रेस किया. तो इससे हमें को ये पता चला that on a very small scale what happened when air with a very high content of water vapor, जब एयर जिसमें वाटर वेपर बहुत ज्यादा है, goes from the region of high pressure to the region of low pressure और vice versa. मतलब ऐसी हवा, ऐसा एयर जिसमें वाटर वेपर बहुत ज्यादा है, वो एरिया ऑफ लो प्रेशर से एरिया ऑफ हाई प्रेशर में जाता है, एरिया ऑफ हाई प्रेशर से एरिया ऑफ लो प्रेशर में जाता है. तो क्या होगा, ठीक है, मतलब ऐसी एयर जिसमें बहुत ज्यादा वाटर वेपर है. कैसी है, जिसमें बहुत ज्यादा वाटर वेपर है, जो वो एरिया लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जाता है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है, तब क्या होता है. When water bodies are heated during the day, मैंने आपको बताया कि जो वाटर बॉडीज होती है वो दोपहर को हीट होती है, सन की लाइट से वो हीट होती है. A large amount of water evaporate and goes into the air. बहुत सारा पानी evaporate हो जाता है और एयर में चले जाता है. मतलब से फॉर एग्जाम्पल ये वाटर बॉडीज है. ठीक है, यहाँ पे सन की हीट के कारण ये पानी evaporate हो रहा है. ये पानी क्या हो रहा है, evaporate हो रहा है. ठीक है, large amount of water evaporate and goes into air. और ये पानी ऊपर हवा में जा रहा है. क्यों हवा में जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. वाटर को हीट करेंगे तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. वाटर को हीट किया, वाटर वेपर में कन्वर्ट होके क्या हो रहा है, वो ऊपर जाता जा रहा है. some amount of water vapor also get into the atmosphere. अब कुछ ये वाटर वेपर ऊपर चले जाएंगे, कुछ वाटर वेपर एटमोस्फियर में चले जाएंगे. दिस एयर ऑल्सो गेट हीटेड. इस वजह से एयर भी हीटअप हो जाएगी. मतलब इन शॉर्ट जब सन की हीट से
वाटर जो है वो इवेपोरेट हो रहा है, वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर जा रहा है, तो एयर में भी मिल जाएगा, एयर भी कैसे हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, एयर भी हीट हो जाएगी, ठीक है। अब हमको पता है जो गर्म एयर होती है राइजेस अप, हॉट एयर ऑलवेज राइजेस अप। यहाँ पे भैया तो हॉट एयर राइजेस अप कैरिंग द वाटर वेपर विद इट, मतलब हॉट एयर ऊपर 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 जा रही है वाटर वेपर के साथ। फिर जैसे एज द एयर राइजेस, वो जैसी राइज होती है, राइज होते होते वो एक्सपांड होती जाती है, धीरे धीरे ठंडी होती जाती है। मतलब जो हॉट एयर होती है वो धीरे धीरे वाटर वेपर के साथ ऊपर जाती है, ऊपर जाती जाती है, वो एक्सपांड हो जाती है और वो कूल डाउन हो जाती है, ठीक है। और ये कूलिंग जो है ना, मतलब जो वाटर वेपर्स कूल डाउन हो जाते हैं, मतलब कूल डाउन हो जाना मतलब कंडेंस हो जाना, मतलब जब वाटर वेपर कंडेंस होते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। ऑब्वियसली कोई गर्म चीज को ठंडा करेंगे तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर को जब आप ठंडक दे रहे हो तो वो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस कंडेंसेशन वाटर इज फैसिलिटेटेड इफ सम पार्टिकल कुड एक्ट एज अ न्यूक्लियस फॉर दिस ड्रॉप टू फॉर्म अराउंड। अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स किसी न्यूक्लियस, सपोज एक न्यूक्लियस है, इसके आजू बाजू फॉर्म होते क्लाउड्स बनाते हैं। फिर न्यूक्लियस सेंटर में कुछ होगा तो उसके आजू बाजू इजिली वाटर, जो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है वो क्लाउड बनाएंगे। नॉर्मली न्यूक्लियस कौन होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, और जो दूसरे सस्पेंडेड पार्टिकल, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में, वो न्यूक्लियस की तरह एक्ट करते हैं। यूजुअली जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में वो न्यूक्लियस की तरह एक्ट करते हैं। क्लियर? ओके, once the water droplets are formed, एक बार वाटर ड्रॉपलेट बन गए, they grow bigger by condensation of these water droplets. वाटर ड्रॉपलेट धीरे धीरे कैसे होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। When the drop have grown big and heavy, अब बहुत हैवी हो गया, अपन बोलते हैं जब बादल हैवी होते हैं तो बारिश गिरती है, सो ये वाटर ड्रॉपलेट क्लाउड्स की फॉर्म में बहुत हैवी हो गए और फिर वो नीचे रेन की फॉर्म में गिरते हैं। और जब क्या होता है, एटमॉस्फेयर भी बहुत ठंडा है, तो ये जो वाटर वेपर नीचे गिर रहे हैं वो स्नो के फॉर्म में गिर सकते हैं, हिल के फॉर्म में गिर सकते हैं, मतलब वो गिर तो पानी की फॉर्म में रहे, लेकिन आजू बाजू एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर इतना ठंडा है कि वो पानी किस में कन्वर्ट हो गया, स्नो में कन्वर्ट होकर नीचे गिर रहा है, ठीक है। ओके, एक बार तरह रिवाइज कर रहे हैं। अभी अपन ने क्या किया, अपन एक एक्टिविटी करी, वो एक्टिविटी से अपन ने ये पढ़ा कि जब एयर जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है, ऐसी एयर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है, जब वो रीच ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन में जाता है तो क्या होता है, राइट। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि पूरा बारिश कैसे होती है, तो वाटर वेपर्स जो होते हैं सन की हीट से इवेपोरेट होते हैं, तो वाटर जो है ना वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और आजू बाजू की जो एयर है वो भी गर्म हो जाती है। हॉट एयर ऑलवेज राइजेस अप, हॉट एयर ऊपर राइज करते एक्सपांड हो रही है और एक्सपांड करके वो कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस मतलब क्या होता है, ठंडक के कारण वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाते हैं टू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इकट्ठा होते होते क्लाउड बनाएंगे। अभी टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर को क्लाउड बनाने के लिए एक सेंटर में कोई न्यूक्लियस चाहिए, तो इधर न्यूक्लियस क्या बन जाता है, यूजुअली डस्ट पार्टिकल आजू बाजू वाटर ड्रॉपलेट्स मिलकर क्लाउड बनाते हैं। क्लियर? ओके, ओके, अब ये वाटर ड्रॉपलेट धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और जब बहुत ज्यादा हेवी हो जाते हैं तो अर्थ पे फॉल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। क्लियर? अब जब आजू बाजू का सराउंडिंग बहुत ही ज्यादा कोल्ड है तो वाटर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इनटू स्नो या हेल। अच्छा, अब जो रेनफॉल के पैटर्न्स होते हैं ना, दे आल्सो डिसाइडेड बाय विंड पैटर्न। रेनफॉल का पैटर्न भी विंड पैटर्न से डिसाइड होते हैं, मतलब विंड का जैसा पैटर्न अपन मतलब वेदर डिपार्टमेंट फोरकास्ट करता है कि क्या बोलते हैं, वेदर डिपार्टमेंट फोरकास्ट करता है कि पिछले नेक्स्ट 4 दिन तक बारिश आएगी तेज। ये सब फोरकास्ट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एयर का डायरेक्शन, मतलब एयर के डायरेक्शन से पता चलता है कि नेक्स्ट कितने दिन तक बारिश का मौसम रहेगा, बारिश आएगी। तो यही बात बोला कि रेनफॉल पैटर्न जो रेनफॉल पैटर्न है are decided by prevailing wind pattern। मतलब आपको रेनफॉल पैटर्न किसके पैटर्न से पता चल सकते हैं, विंड के पैटर्न से। इंडिया में यूजुअली जो रेन्स होता है ना वो साउथ वेस्ट विंड लाते हैं या तो नॉर्थ ईस्ट मानसून, या तो साउथ वेस्ट या तो नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण आता है। आपने काफी बार वेदर रिपोर्ट में ऐसा पढ़ा होगा कि बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशन हो गया, उसकी वजह से काफी बरसात होगी कुछ एरिया में, तो ये वेदर फोरकास्ट है, ठीक है। ओके, अब पढ़ते हैं एयर पॉल्यूशन। बिफोर स्टार्टिंग एयर पॉल्यूशन मेन क्या होता है, मैंने आपको बताया बारिश कैसे होती है, जो अपन बचपन से सीख रहे हैं वाटर साइकिल के फॉर्म में, उसी चीज को थोड़ा ज्यादा मैंने इलेबोरेट किया। क्लियर? अब अपन पढ़ते हैं कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है।
हमने काफी बार ऐसा सुना है कि भाई हवा बहुत गंदी होती जा रही है, हम पहले की क्वालिटी ऑफ एयर बहुत अच्छी थी, अब क्वालिटी ऑफ एयर बहुत खराब होती जा रही है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है? एक्चुअली एयर में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स घुस रहे हैं। ऑक्साइड्स मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स एयर में घुस रहे हैं और इससे क्वालिटी ऑफ एयर खराब हो रही है। अब नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड गए कहाँ से? मैं आपको बोल रही हूँ एयर पॉल्यूशन में क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर है ना उसमें नाइट्रोजन गैस और सल्फर गैस के ऑक्साइड्स बन जाते हैं और जो हार्मफुल होता है। बट ये बनते कैसे? आपको फॉसिल फ्यूल के बारे में पता होगा, कोल और पेट्रोलियम। जब कोल पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल को हम बर्न करते हैं, जब आप उसको जलाते हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, सॉरी जो फॉसिल फ्यूल होता है ना कोल और पेट्रोलियम, उसमें नाइट्रोजन और सल्फर होता है। जो फॉसिल फ्यूल होते हैं कोल और पेट्रोलियम, उसमें नाइट्रोजन और सल्फर होता है। क्लियर? When this fuel are burned, जब आप इस फ्यूल को जलाते हो, जब आप किसको बर्न करोगे तो उसको किसके कांटेक्ट में लाओगे? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में। सो नाइट्रोजन एंड सल्फर टू बर्न एंड दिस प्रोडक्ट, मतलब जब उसको बर्न करते हो तो नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड्स बन जाते हैं। क्लियर? ओके, नॉट ओनली ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड सिर्फ सांस लेने में खराब नहीं है, मतलब सांस लेने में तो खराब ही है, लेकिन ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं और जब रेनफॉल होता है तो ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड रेन वाटर में मिल जाके क्या फॉर्म करते हैं? एसिड रेन। वापस समझा रही है, समझो क्या होता है। पहली बात बोला एयर पॉल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि एयर में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड? देखो क्या होता है, जो फॉसिल फ्यूल होते हैं कोल पेट्रोलियम, उसमें नाइट्रोजन और सल्फर कुछ क्वांटिटी में होता है, ठीक है, कुछ क्वांटिटी में उसमें होता है। अब जब आप इन कोल और पेट्रोलियम को बर्न कर रहे हो तो वो नाइट्रोजन और सल्फर जो है आजू बाजू के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और नाइट्रोजन और सल्फर के क्या बन जाते हैं? ऑक्साइड्स बन जाते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड है सिर्फ सांस इनहेलेशन में ही तकलीफ नहीं देते, बल्कि ये एयर में होते हैं, एटमॉस्फेयर में होते हैं और रेनफॉल जब होती है तो इसके साथ मिक्स हो जाता है और क्या बन जाता है? एसिड रेन। ओके, द कंबक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल आल्सो इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन एयर। जब आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हो, मतलब कोल पेट्रोलियम को बर्न करते हो, तो एयर में कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? सस्पेंडेड पार्टिकल्स रह जाते हैं। These suspended particles could be unburned carbon। अभी सस्पेंडेड पार्टिकल्स में क्या होता है? या तो जो कार्बन होता है ना, आधा अधूरा जला हुआ कार्बन, अगर कार्बन प्रॉपर्ली बर्न नहीं हुआ, या तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। मतलब जब आप फॉसिल फ्यूल का कंबक्शन कर रहे हो, मतलब जब आप फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हो तो एटमॉस्फेयर में कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अनबर्न कार्बन या तो हाइड्रोकार्बन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ दीज पॉल्यूटेंट कॉजेज विजिबिलिटी टू बी लोअर्ड। जब ये सारे पॉल्यूटेंट्स अगर एनवायरनमेंट में होंगे तो विजिबिलिटी कम हो जाएगी। क्या होगा? ये कार्बन के सस्पेंडेड पार्टिकल या हाइड्रोकार्बन के पार्टिकल्स होंगे तो क्या होगा? दिखाई नहीं देगा, विजिबिलिटी दिखाई नहीं देगा, दूर दूर तक क्लियर नहीं दिखाई देगा। स्पेशली कोल्ड सीजन में होता है। ठंडी में क्या होता है? अपन को बहुत ब्लर दिखता है। क्यों? एक तो फॉग के कारण, दूसरा स्मोक के कारण। उसको बोलते हैं स्मोक, SMOG, मतलब इसमें होता है स्मोक प्लस फॉग, मतलब फॉग तो होता है साथ में धुआं भी, स्मोक प्लस फॉग, स्मोक। Studies have shown that regular breathing air that contain any of the substance increases, मतलब ऐसा स्टडी ने बोला कि अगर आप ऐसी सांस इनहेल करते जाओगे तो एलर्जी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज हो जाता है। The increase in the content of these harmful substances, इसको हम लोग बोलते हैं एयर पॉल्यूशन, ठीक है। सो वन मोर टाइम, एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर कब पॉल्यूट होती है? एयर तब पॉल्यूट होती है जब नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड एयर में घुस जाते हैं। कैसे घुसते हैं? जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, पहली बात फॉसिल फ्यूल में ऑलरेडी नाइट्रोजन और सल्फर होता है। अब जब आप उसको बर्न करो तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स जनरेट होते हैं, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से इनहेल करने में तकलीफ नहीं है, बट इससे एसिड रेन भी होती है। उसके बाद जब आप ये फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हो ना तो एनवायरनमेंट में कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स आ जाते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स, अनबर्न कार्बन। और जब ये कंटेंट एयर में बहुत ज़्यादा है और ये एयर को आप ब्रीथ करो तो हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, ये सब होने के बहुत हाई चांसेस है। तो ये अपने एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा और अपने रेन भी पढ़ा। नेक्स्ट है वाटर। वाटर भी एक प्रीशियस रिसोर्स है, इजंट इट? वाटर भी एक प्रीशियस रिसोर्स है।
नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर अ वंडर लिक्विड. हाइड्रोस्फीयर वाटर, वी ऑल नो कि वाटर बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है अपन सबके सर्वाइवल के लिए. तो लेट्स स्टडी वाटर ऑक्यूपाइज अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. अपन को पता है कि 71% वाटर है, तो वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अर्थ सरफेस पे, एंड इट इज ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड. मतलब अर्थ सरफेस पे ही वाटर है और अंडरग्राउंड में, ग्राउंड के अंदर, अर्थ के नीचे भी पानी है. Some amount of water exists in the form of water vapor in the atmosphere. कुछ water atmosphere में है water vapor की form में, and most of the water and most of the water on the earth surface. मतलब in short, just a minute. मतलब आपको water कहाँ का मिलता है? water earth surface पे मिलेगा, earth के surface पे, earth surface पे, फिर नीचे भी अंडरग्राउंड में भी, सरफेस के नीचे भी अंडरग्राउंड, और हवा में भी है, इन एटमोस्फियर में भी है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. ठीक है, मतलब वाटर आपको अर्थ की सरफेस पे मिलेगा और अंडरग्राउंड में भी मिलेगा और वाटर वेपर में भी मिलेगा. लेकिन मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज फाउंड इन सीज एंड ओशन एंड इट्स सलाइन. अब जो अर्थ सरफेस पे पानी है ना, ये अर्थ सरफेस का पानी मोस्टली कहाँ पे? सीज और ओशन में होता है. और ये जो सी और ओशन में पानी होता है ना, वो खारा होता है. वो कैसा होता है? सलाइन होता है. ये वाटर कैसा होता है? सलाइन. तो इसका कंजम्पशन नहीं कर सकते हम. ठीक है. अब फ्रेश वाटर इज फाउंड फ्रोजन इन द आइस कैप्स एट द टू पोल्स. अब जो फ्रेश वाटर होता है, जो फ्रेश पानी जो हम ड्रिंक कर सकते हैं, वो कहाँ पे होता है? आइस कैप्स में होता है, बर्फ की फॉर्म में होता है. वो मेल्टेड फॉर्म नहीं होता, वो आइस कैप में होता है, पोल्स पे होता है वो. ठीक है. एंड ऑन द स्नो कवर्ड माउंटेन, मतलब या तो आपको फ्रेश वाटर माउंटेन्स, जो पूरा स्नो कवर्ड माउंटेन्स होते हैं, वहां पे मिलेंगे, या तो आपको आइस कैप्स में मिलेगा. ठीक है. The underground water and the water in the river, lakes and pond is also fresh. मतलब अंडरग्राउंड वाटर है, ये भी फ्रेश होता है. रिवर में वाटर, लेक में वाटर, पॉन्ड में वाटर होता है, वो भी फ्रेश होता है. ठीक है. However, the availability of the fresh water varies from place to place. प्रैक्टिकली हर समय में काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है पानी की. एंड रूरल एरिया में अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, तो लोगों को इतने लंबा डिस्टेंस चल के पानी फेच करके लाना पड़ता है. ठीक है. अब हम ये पढ़ेंगे पानी कम है, बट पानी जरूरी क्यों है. ठीक है, ये पढ़ने से पहले वापस पानी कम है वो हम बता देती हूँ. देखो, वाटर आपको अर्थ सरफेस में मिलेगा, अंडरग्राउंड में मिलेगा, एटमोस्फेयर में मिलेगा. अर्थ सरफेस में जो पानी होता है ना, वो या तो सीज में होता है या ओशन में, मोस्ट ऑफ द वाटर. और ये सीज और ओशन का पानी हम कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि वो सलाइन होता है. फ्रेश वाटर कहाँ मिलेगा? फ्रेश वाटर आपको रिवर में मिल सकता है, लेक्स में मिल सकता है, पॉन्ड में मिल सकता है, अंडरग्राउंड मिल सकता है, एंड इनफैक्ट जो आइस कैप्स होते हैं, जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स होता है, उन सब में भी मिलेगा. ठीक है. लेकिन इन सबका जो फ्रेश वाटर का अवेलेबिलिटी वो बहुत कम है. हर जगह फ्रेश वाटर इजिली नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हमेशा वाटर स्कैर्सिटी रहती है. और रूरल एरिया में अगर वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रॉपर सिस्टम नहीं, तो लोगों को बहुत लंबा लंबा चल के दे हैव टू गो टू फेच द वाटर, पानी लाने के लिए जाना पड़ता है. अब पानी क्यों जरूरी है? बट व्हाई इज वाटर सो इम्पोर्टेंट? पानी इतना जरूरी ही क्यों है? एंड डू ऑल द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर वाटर. All the cellular processes that take place in water medium, मतलब बेसिकली में हमने जो बॉडी में सेल्स है, उसमें जो भी सेल्युलर प्रोसेसेस होते हैं, उसके लिए वाटर मीडियम चाहिए. मतलब हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, इधर से उधर अपने बॉडी में ट्रांसफर होता है चीजों का, वो लिक्विड डिसॉल्व फॉर्म में होता है. डिसॉल्व वाटर में डिसॉल्व होके इधर उधर जाते हैं. तो जितने भी सेल में प्रोसेसेस होते हैं, वो कैसे होते हैं? तो सेल के प्रोसेस कौन से मीडियम में होते हैं? पानी के मीडियम में होते हैं. तो फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं ऑल द सेल्युलर प्रोसेस टेक प्लेस इन डैश मीडियम. तो आप क्या लिखोगे? वाटर मीडियम. जितने भी सेल्युलर प्रोसेसेस कौन से मीडियम में होते हैं? वाटर मीडियम में होते हैं. क्लियर? ओके, जस्ट अ मिनट. All the reactions that take place within our body and within the cell occur between the substance that are dissolved in water. Substance are also transported from one place to another in dissolved form. मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में सब्सटेंस ट्रांसफर करना है, तो वो भी डिसॉल्व फॉर्म में होता है. मतलब उसके लिए भी पानी जरूरी है. Hence, organism need to maintain the level of the water in their body to stay alive. मतलब अगर ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहना है, तो उनको कुछ लेवल ऑफ द वाटर अपनी बॉडी में मेंटेन करना पड़ेगा. बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई तो वीकनेस आते हैं, चक्कर आते हैं. हाइड्रेटेड रहो. हाइड्रेटेड मतलब वाटर इनटेक करो, जिससे वाटर का पर्टिकुलर प्रपोर्शन बॉडी में होगा, तो ही सारी सेल्युलर एक्टिविटी होगी. पानी का कंटेंट नहीं होगा तो क्या होगा? सेल्युलर एक्टिविटी नहीं होगी, जिससे सर्वाइवल ही बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. काफी ज्यादा डिजीजेस आएंगे. सो वाटर का इंटेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वाटर कंटेंट बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब जो टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म होते हैं, उनको तो फ्रेश वाटर ही चाहिए होता है. क्यों? अब टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म जो
टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनको लाइफ वाटर, फ्रेश वाटर ही चाहिए होता है। क्यों? बिकॉज अगर वो लोग सलाइन वाटर कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, बिकॉज द बॉडी कैन नॉट टॉलरेट और गेट रिड ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट इन सलाइन वाटर। जब वो सलाइन वाटर कंज्यूम करेंगे तो सलाइन वाटर में जो नमक है वो भी बॉडी में आ जाएगा और इतना ज्यादा नमक सॉल्ट अपनी बॉडी नहीं टॉलरेट कर पाएगी, इससे सॉल्ट वाटर नहीं चलता बॉडी में, फ्रेश वाटर ही चाहिए होता है। Thus, water source need to be easily accessible for animal and plant for survival on land. तो अगर लैंड पे सर्वाइवल करना है तो वाटर प्रॉपरली अवेलेबल होना चाहिए प्लांट्स को भी और एनिमल, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा कि वाटर क्यों जरूरी है। वन मोर टाइम स्टूडेंट्स, वाटर क्यों जरूरी है, ठीक है। सो अपनी बॉडी में जो भी सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं वो वाटर मीडियम में होते हैं। अपने सेल्स को इधर से उधर लेके जाने का काम, सेल में कुछ रिएक्शन होते हैं वो सब वाटर मीडियम में होते हैं, सब डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सो वाटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, तो हर ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी में एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ वाटर चाहिए ही जिंदा रहने के लिए, ठीक है। ये सब अपन ने पढ़ा, ओके। और ये मैंने आपको बताया जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म होते हैं, उन लोग को तो सलाइन वाटर चलेगा ही नहीं, उनको तो फ्रेश वाटर चाहिए, बिकॉज सलाइन वाटर में जो डिसॉल्व सॉल्ट है वो बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती। क्लियर? ओके, अब इंटर इसका पेज नंबर 194 लास्ट पैराग्राफ। ये जो एक्टिविटी है वीट करना इतना कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। The availability of water decide not only the number of individual of each species, मतलब पानी कितना है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन अ रीजन वो डिसाइड करता है कि कोई पर्टिकुलर जाति के, कोई पर्टिकुलर स्पीसीज के कितने ऑर्गेनिज्म वहां पे रह सकते हैं, ये भी डिसाइड करता है। बट इट ऑल्सो डिसाइड द डाइवर्सिटी ऑफ देयर लाइफ, और वो स्पाइसेस की लाइफ कितनी डाइवर्स होगी वो भी डिसाइड करेगा। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितना वाटर कंटेंट है, कितना वाटर अवेलेबिलिटी है, इससे डिसाइड कर हुआ जाता है कि कौन से स्पीसीज के कितने ऑर्गेनिज्म रहेंगे और वहां की डाइवर्सिटी कैसी रहेगी, ठीक है। ओके, Of course, the availability of water is not only the factor that decides the sustainability of region. मतलब सिर्फ पानी से ही नहीं डिसाइड होता कि रीजन में कितने ऑर्गेनिज्म रहते हैं, दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, लेकिन मेजर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है वाटर। अब वाटर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अफसोस की बात है कि वाटर लोग पोल्यूट करें। वाटर का क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? वाटर dissolve the fertilizer and pesticide that we use in the farm. हम जो फार्मर्स होते हैं फार्म में पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स ये सब छिड़कते हैं, फर्टिलाइजर। अब पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड डाला, अब उसमें ऑब्वियसली प्लांट में पानी तो डालेंगे, पानी डालेंगे क्रॉप में, तो पानी में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड मिक्स हो जाते हैं। अब ये पानी सीज, रिवर्स, ओशन में चले जाता है और पोल्यूट हो जाता है, ठीक है। ओके, सीवेज फ्रॉम अवर टाउन एंड सिटी एंड वेस्ट ऑन फैक्ट्रीज आर आल्सो डम्प्ड इन रिवर लेक। मतलब अपने घर का जो सीवेज होता है, कचरा या फैक्ट्रीज का कचरा सब पानी में डाल देते हैं, ठीक है। Specific industry also use water for cooling in various operation and return the salt water to water body. अब काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है जिसमें कूलिंग, ठंडा करने के लिए पानी यूज होता है। अपन को पता है अपन घर में भी क्या कोई चीज बहुत गर्म होती है तो आप इसको ठंडे पानी के तपेले में डाल देते हो तो वो क्या होता है, वो चीज ठंडी हो जाती है और पानी गर्म हो जाता है, तो उसको कूलिंग करना बोलते हैं। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी बहुत लार्ज स्केल में कूलिंग करती है। तो जो कूलिंग करेगी तो जिस पानी में कूल कर वो पानी तो गर्म हो जाएगा ना, उसमें ही ट्रांसफर हो गया। अभी गर्म पानी वो रिवर में डाल देते हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर सिंपल पानी में एकदम गर्म पानी डाल दे तो वहां की जो ऑर्गेनिज्म है उनको बहुत तकलीफ होती है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। अनदर मैनर इन व्हिच द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन रिवर, अब दूसरा मैनर जो डैम्स में पानी होता है वो एकदम बंद होता है, रिजर्वियर में होता है तो बहुत ठंडा होता है, और जो रिवर में पानी होता है वो गर्म होता है कंपैरेटिवली, बिकॉज कांस्टेंट सन की हीट पड़ रही है। अब ये रिजर्वियर का मतलब डैम का पानी बंद होता है वो तो ठंडा रहेगा, और जो रिवर्स का पानी वो थोड़ा हॉट रहता है बिकॉज ऑफ सन हीट। अब जब डैम का पानी रिवर में छोड़ते हैं ना तो रिवर का पानी कंपैरेटिवली गर्म होता है और डैम का पानी ठंडा, तो वापस ठंडा गर्म पानी मिक्स हो जाता है जिससे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है। दो तरीके से बताया, एक तो क्या जो फैक्ट्रीज होती है वो कूलिंग करने के टाइम जो पानी यूज करती है वो पानी गर्म हो जाता है, वो गर्म पानी को वो लोग एकदम गर्म पानी को वो रिवर में डाल देते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ। और फिर मैंने आपको बताया जब डैम का पानी रिवर में जाता है तो भी टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है। रीजन, डैम का पानी ठंडा होता है बिकॉज वो क्लोज एरिया में रहता है, और रिवर का पानी गर्म होता है कंपैरेटिवली बिकॉज उसको सन की हीट पड़ रही है, ठीक है। ओके, ऑल दिस कैन इफेक्ट द लाइफ फॉर्म दैट आर फाउंड इन वाटर बॉडी। अब ये सारी चीजों से जो वाटर के अंदर लाइफ फॉर्म से उनको बहुत असर होता है। इट कैन एनकरेज द ग्रोथ ऑफ सम लाइफ फॉर्म एंड हार्म द अदर लाइफ फॉर्म। इससे कोई लाइफ फॉर्म की ग्रोथ एनकरेज होगी, कोई लाइफ फॉर्म एकदम डेड हो जाएगा। क्लियर? ओके,
सो वी यूज द टर्म वाटर पॉल्यूशन टू कवर फॉलोइंग इफेक्ट. मतलब वाटर पॉल्यूशन में 3 इफेक्ट आते हैं. वाटर पॉल्यूशन से 3 इफेक्ट आते हैं. कौन से इफेक्ट? पहला, एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू वाटर बॉडी. वाटर बॉडी में अननेसेसरी चीजें जा रही जो चाहिए नहीं. अनडिजायरेबल मतलब जो चाहिए नहीं. These substance could be the, अभी कौन सा अनडिजायरेबल सब्सटेंस है? तो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स या mercury salt which are used in paper industry. This could also be disease causing organism like bacteria which causes cholera. मतलब पहला वाटर पॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि वाटर में अनडिजायरेबल सब्सटेंस चल रहा है. अब आप पूछो कि अनडिजायरेबल सब्सटेंस मतलब अनडिजायरेबल सब्सटेंस में आ जाता है कुछ केमिकल्स, फर्टिलाइजर, फिर जो पेपर इंडस्ट्री में सॉल्ट्स यूज होते हैं वो, फिर कुछ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे बीमारी होती है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे बीमारी होती है. एग्जाम्पल, कॉलेरा कॉज करने वाला बैक्टीरिया. क्लियर? अब पहला क्या हो रहा है? पहला इफेक्ट है कि अनडिजायरेबल सब्सटेंस ऐड हो रहे हैं, और दूसरा डिजायरेबल जो सब्सटेंस है वो रिमूव हो रहे हैं. मतलब जो नहीं चाहिए वो आ रहा है और जो चाहिए वो जा रहा है. जो डिजायरेबल सब्सटेंस है वो क्या है? रिमूव हो रहे हैं. The removal of desirable substance, dissolved oxygen is used by animal and plant that live in water. अब पानी के अंदर जो प्लांट और एनिमल रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर. पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन लेके सर्वाइव करते हैं. क्लियर? कोई भी ऐसा अगर बदलाव हुआ जिससे ऑक्सीजन कम हो गई वाटर में, सो इससे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं. क्लियर? सो ये हुआ जो डिजायरेबल सब्सटेंस उसको निकाल देना. अब इसमें एग्जांपल क्या है? आपको ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन होती है डिसॉल्व इन वाटर, वो एक्वेटिक प्लांट और एनिमल के लिए बहुत जरूरी होती है. ठीक है? वो एक्वेटिक प्लांट और एनिमल वही ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर यूज करते हैं. कोई भी ऐसा चेंज हुआ जिससे ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो गया तो ऑर्गेनिज्म की लाइफ खतरे में आ जाएगी. नेक्स्ट, द चेंज इन टेम्परेचर. मैंने आपको टेम्परेचर चेंज 2 तरीके से बताया. डैम का पानी जब रिवर में जाता है और जो इंडस्ट्री में कूलिंग करके गर्म पानी रिवर में जाता है, इन दोनों से टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है. तो से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द वाटर बॉडी वेयर दे लिव. अब ऑब्वियसली जो अगर आप इस घर पे यहाँ पे रह रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हो, वहां पे अचानक से फुल हीटर चालू कर दिया तो आपको गर्मी लगेगी. क्या हो गया अचानक? फिर अचानक से ठंडा कर दिया तो आपको अचानक ठंडी लगेगी. तो वैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रहते हैं जहां पे भी वो रहते हैं इन द वहां. एंड सडन चेंज इन टेम्परेचर वुड बी डेंजरस फॉर देम एंड इफेक्ट देयर ब्रीडिंग. और अचानक अगर टेम्परेचर में बदलाव आ गया, अगर सडनली टेम्परेचर में बदलाव आ गया तो वो उनकी ब्रीडिंग के लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी. एज द लार्वा ऑफ वेरियस एनिमल आर पर्टिकुलरली सस्पेक्टेबल टू टेम्परेचर चेंजेस. मतलब और इस वजह से काफी प्लांट्स और एनिमल के लार्वा भी प्रॉपर्ली नहीं बाहर आ पाते. क्लियर? तो 3 इफेक्ट है वाटर पॉल्यूशन के. कौन से 3 इफेक्ट? अनडिजायरेबल सब्सटेंस एडिशन हो रहा है, डिजायरेबल सब्सटेंस रिमूव हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस. क्लियर? सो वाटर पॉल्यूशन में अपन ने क्या पढ़ा? वाटर कैसे पोल्यूट होता है? फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड से पोल्यूट होता है. उसके बाद जो सिटीज का सीवेज डंप होता है, फैक्ट्री का वेस्ट डंप होता है, गर्म पानी जो कूलिंग प्रोसेस का डंप होता है, इन सब तरीके से. ठीक है? ओके. और उसके बाद अपन ने पढ़ा इफेक्ट क्या है वाटर पॉल्यूशन के. 3 इफेक्ट. अनडिजायरेबल सब्सटेंस ऐड हो रहा है, डिजायरेबल सब्सटेंस जा रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज. ठीक है? सो अपन ने आज क्या किया? रेन का पूरा टॉपिक पढ़ा कि रेन कैसे आती है, बारिश कैसे आती है, वो पूरा समझा. उसके बाद अपन ने एयर कैसे पोल्यूट हो रहा है वो पढ़ा. जो अब मैंने बताया था जो फॉसिल फ्यूल होते हैं उसमें नाइट्रोजन और सल्फर होता है, और जब फॉसिल फ्यूल को आप बर्न करोगे तो नाइट्रोजन और सल्फर के क्या क्रिएट हो जाते हैं? ऑक्साइड्स. क्लियर? उसके बाद वाटर के बारे में पढ़ा कि वाटर कम है पहली बात, और वाटर क्यों जरूरी है ये पढ़ा. उसके बाद अपन ने वाटर जरूरी है लेकिन वाटर का पोल्यूशन हो रहा है उसके बारे में पढ़ा. इन अवर नेक्स्ट सेशन हम मिनरल्स का टॉपिक करेंगे. ओके. सो वी विल बी एंडिंग अवर सेशन बाय दिस एंड कंटिन्यू with the same chapter in our next session. Till then, goodbye.